बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेसो की 1000वीं एपिसोड में खुशामदीद। सुबह खैर, मैं हूँ आपके साथ हिना आदिल और मैं हूँ 1000वीं बार इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपको वेलकम करते हैं। ये दुआ है हमारी कि दिन आपका बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ हो और बहुत अच्छे से गुजरे। अगर अच्छे से स्टार्ट नहीं हुआ तो हम कोशिश करेंगे इसमें थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल लें। बहुत ही ज़बरदस्त फील हो रहा है आज। कल भी जब हम डिस्कस कर रहे थे, बल्कि अब से कुछ दिन पहले ही मैंने तो काउंटडाउन शुरू कर दिया था। इट्स बीन 1000 एपिसोड्स, 1000 डिफरेंट days, 1000 different moods, 1000 maybe and more than 1000 different topics। लोग ये करते करते it looks so great। I mean, कभी सोचा नहीं था कितना वक्त यहाँ पे गुजरेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ, आपकी वजह से और हमारी टीम की कोशिशों की वजह से आज हम 1000 अक़सात एक्सप्रेसो की मुकम्मल करने में कामयाब हुए हैं ना। बिल्कुल, और मैं खुश हूँ इस बात से कि मैंने भी इसमें कुछ हिस्सा डाला है अपना। 1000 आपने टॉपिंग की आगे ऊपर से। हमने थोड़ी सी टॉपिंग की है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इमरान। ये खास तौर पे जो एक्सप्रेसो टाइप का मॉर्निंग शो है, इसके अंदर बहुत ख्याल से कंटेंट हम आप तक पहुंचाते हैं। चाहे वो सियासी अपडेट्स हों, कौमी हीरोज से आपकी मुलाकात हो, या कोई नया उभरता हुआ टैलेंट हो, सबसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं, आपको बाखबर रखते हैं। और ख़ास तौर पर सुबह सवेरे उठकर आप तक हम अपने मतलब अच्छे मूड के साथ, खुशगवार मूड के साथ, आपका मूड अच्छा करने के लिए हम यहाँ पर आपके साथ मौजूद होते हैं और इंतहाई जिम्मेदारी के साथ हम आप तक जो है ये खबरें और ये अपडेट्स और ये जो मुलाकातें हम आपसे करवाते हैं। हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि आगे भी हम जिम्मेदारी के साथ आप तक जो ये खबरें हैं ये भी पहुंचाते रहें और हमारा आपका साथ भी बना रहे। और एक ही कोशिश हमने सिंस आवर फर्स्ट एपिसोड ये की कि किसी किस्म की मोनोटनस का शिकार ना हो ये शो। अगर कभी कोई ऐसी गलती हमसे हुई तो हम माफ़ी के खासगार हैं, लेकिन हमारी टीम के हर मेंबर ने, चाहे वो ऑन कैमरा है या ऑफ कैमरा है, ये कोशिश की कि आपको कुछ ना कुछ मुख्तलिफ कंटेंट मिले। कुछ चीज़ों पे हमें बड़ा फ़ख्र है, हमने कुछ ऐसे ट्रेंड्स एक्सप्रेसो के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए जो कोई और मॉर्निंग शो इससे पहले भी नहीं कर सका, और अब तक जब सारे हमारे कंपेटिटर्स हैं वो भी कॉपी करने के बावजूद नहीं कर सके। बहुत सारे ऐसे हमारे मेंबर्स थे ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा जो कि सारे इस सारी जर्नी का हिस्सा थे। अब नहीं है, अब कहीं और काम कर रहे हैं, छोड़ दिया है, नहीं कर रहे, लेकिन वी रिमेंबर देम ऑल। उनसे वो अगर ना होते तो शायद ये 1000 का एक एपिसोड भी नहीं हो पाता। सो सब, चाहे वो एक हमें चाय देने वाले हमारे भाई हैं या फिर हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, सब इतने ही इंपॉर्टेंट है इस शो के लिए। सबका पूरा पूरा हिस्सा है, कैमरा टीम है, एवरीबडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबको हमारा आज खिराज तहसीन भी, एक छोटी सी एफर्ट हमारी टीम ने की है जस्ट हमें याद दहानी के लिए। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि एक छोटी सी ग्लिम्स है जो आपको दिखा रहे हैं। 1000 किस्तें और काम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़रा थोड़ी सी यादगार के लिए, याद दिलाने के लिए आपको एक मोन्टाज कह लीजिए हमारे पास है, आपको दिखाते हैं। Assalamualaikum and welcome to Expresso. Happy birthday to you. Happy birthday to you. आपकी घुड़सवारी का भी बड़ा चर्चा था एक जमाने में। जी हाँ, मैं घुड़सवारी करती थी, फिर बच्चे होने लगे तो फिर वो रुक गया मामला। चपली कबाब और बिरयानी, पेशावर और मुल्तान, इस्लामाबाद और बर्लिन, साइकिल मेरे दिल के बहुत करीब। ये सिर्फ ये नहीं कहा जाता कि सीपैक के प्रोजेक्ट स्लो हो गए हैं, बीच में ये भी कहा जाता रहा कि सीपैक बिल्कुल रुक गया है। कॉन्सेप्चुअली हम बिल्कुल उसी तरीके से, उसी कमिटमेंट के साथ और उसी कीननेस के साथ चाइना भी और पाकिस्तान भी आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी नावल किसी हद तक लोगों के जहनों पर असरअंदाज होते हैं और उनके साथ रहते हैं, क्योंकि नावल जो है वो आपके साथ जिंदगी बसर करता है। इस फिल्म का मकसद लोगों को हंसाए और रुलाए, और यही सब कुछ आप चाहते हैं बतौर फिल्म मेकर। इतनी खूबसूरत है इसकी जो स्ट्रक्चर्स है, जो रॉक नुमा यहाँ पर स्टोन्स हैं, ये ब्रिक्स हैं, ये वार्म लाइट्स हैं, बहुत एक अच्छा फील आ रहा है। शायद यही वजह है कि यहाँ सयाहों का तांता बंधा रहता है। नाजरीन, आज मेरा दास कुलचे खाने का दिल किया, इसलिए आज एक बार फिर मैं आई हूँ दिल्ली गेट। आज इतनी चीजें बिहाइंड द सीन डिस्कस हो चुकी हुई थी कि मुझे लग रहा था कि टाइम जो है ना वो कम है और ओपनिंग मेरी बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने एक मुरक्कब बनाया खटक कथक का, जिसमें तलवारी भी होती हैं, जिसमें रुमाल भी होते हैं और जिसमें घुंघरू भी होते हैं।
अगर आप बहते पानियों, गिरती आबशारों और गाते झरनों को सुनने का शौक रखते हैं, अगर आप मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत के गीत गाते हैं, तो यकीन कीजिए आप गिज़र के लिए हैं और गिज़र आपके लिए है। मन कुन्तु मौला फहादा अलियुल मौला मौला मौला। नाज़रीन, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि मुगलों और ब्रिटिश दौर में वॉल्ड सिटी लाहौर के बासियों को पानी किस तरह से मुहैया किया जाता था? आज जो निज़ाम मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, ये बात मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो देख के आप लोगों की अकल दंग रह जाएगी। मुझे ईरान बहुत पसंद है। ठीक है। वहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, वैल्यू फॉर मनी है। आप $10 खर्च करेंगे, आपको $50 की जो है ना उसकी चीज़ मिलेगी। कल्चर उनका बहुत अच्छा है। मेरे पास है 1000 रुपया और आज मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा जिसे इस्तेमाल करके आप 1000 रुपये में बोरी भर कर ड्राई फ्रूट खरीद सकेंगे। मैं ये मानने वालों में से हूँ कि बच्चे की इब्तिदाई तालीम उसके माहौल की जबान में होना चाहिए। जो ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये वाकई इल्यूजन है। यू सिंपली गेट इनटू इट। वाओ! इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में कितना टाइम लगा? मेरा पॉलिटिक्स में जाने का कोई सीन नहीं है। आई थिंक आई कैन अचीव एंड डू अ लॉट मोर फॉर माय कम्युनिटी एंड फॉर माय पीपल, स्टेइंग अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स आल्सो। मुझे बहुत अच्छा खाना लगा है, सब कुछ बहुत अच्छा था और सबसे ज्यादा दमपुख्त ने आज जो है ना वो मैदान मार लिया। I was only 16 when I started, तो मेरा सबसे पहला फोकस ही ये था कि जो हमारी लोकल यूथ है उनको मैं किस तरह से कैप्टिवेट कर सकता हूँ। 1000 एपिसोड्स का किस्सा है ये, पल दो पल की बात नहीं। अगर हमने इसमें कुछ मिस कर दिया हो किसी भी हवाले से, किसी भी साथी के हवाले से, तो हम माजरत चाहते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहे और ऐसे ही एक्सप्रेसो आपको सुबह सुबह इन्फॉर्म एंड एंटरटेन करता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस फॉर 1000 एपिसोड्स। और अब कुछ बड़ी खबर की भी बात कर लेते हैं, बड़ी खबर शामिल करते हैं। बड़ी खबर शामिल करते हैं तो जनाब, सियासी चलें बोले आप लेट हो गए। सियासी मैदान की बात करें तो इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने का जो नोटिफिकेशन है, उसके बाद अब सियासी मैदान में दिलचस्प सूरत हाल बनती जा रही है। इस तैनाती को जो है मुख्तलिफ जावियों से देखा जा रहा है। इस पर कल भी हमने डिस्कशन की थी। कुछ लोग इसे पार्टी के अंदर इख्तियारात की खींचातानी भी करार दे रहे हैं और कुछ तो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की जानिब से बाख्तियार हुकूमत बनाने की ये ख्वाहिश है या कोशिश है। और तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं असद कैसर, इसहाक डार की तैनाती पर ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क में 3 वज़ीर आज़म हैं, जिनमें एक शहबाज शरीफ, दूसरे इसहाक डार और तीसरे मोहसिन नकवी हैं। वाह। दूसरी जानिब हम अगर इसी मंजरनामे की बात करें तो तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की बात तो कर रही है, लेकिन मुज़ाकरात सियासी जमातों से नहीं कर रही। कल भी हमने इस इन डिटेल्स बात की, इस्टेब्लिशमेंट से करने की बात कर रही है। कल चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने अडाला जेल के बाहर मीडिया से कुछ बातचीत की और उनका जो बयान था वो भी बड़ा ज़ेर बहस रहा। उनका कहना था कि जो बानी PTI हैं उन्होंने मुज़ाकरात के लिए कुछ लोगों का नाम लिया है, लेकिन फिल वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जब भी गुफ्तगू हुई आप यानी कि मीडिया को आगाह किया जाएगा। उधर अगर JUI की बात करें तो उनके सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने कल कौमी असम्बली में खिताब किया। उनके लहजे से यूँ लगा कि मज़ाहमत का फ़ैसला कर चुके हैं। मौलाना के लहजे में वो तलखी नज़र आई। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि पार्लिमान अवाम की नुमाइंदा या किसी और अवाम की नुमाइंदा या किसी और ताकत की नुमाइंदा है। मौलाना का एक्चुअली ये कहना था और इस सवाल से आगे मज़ीद कई सवाल निकलते चले जाते हैं। इस सवाल से न निकले उन्होंने कहा तो हम मज़ीद इसमें धंसते चले जाएंगे। हमने जमहूरियत बेची, अपने हाथ से अपने आका बनाए, अपनी मर्ज़ी से कानून साजी नहीं कर सकते। क्या मौलाना का ये जो मज़ाहमत का फ़ैसला है ये हुकूमत के लिए कोई नई मुश्किलात खड़ी करेगा? मौलाना दैट हैज़ द स्ट्रीट पावर, वो पावर कहीं शहबाज हुकूमत को परेशान कर सकती है और बकौल असद कैसर के 3 वज़ीर आज़म को परेशान कर सकती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहरहाल मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है कुछ खास मस्बत नहीं है, कुछ खास स्टेबल नहीं है एज़ यूजुअल। बिल्कुल ऐसा है इमरान, लेकिन ये बातें हैं जिस तरह से भी हम मौलाना फजलुर रहमान की भी बात करें तो ये सब चीज़ें हमें बाद में क्यों याद आती हैं, जब पर्क्स हम एंजॉय कर चुके होते हैं
तो उसके बाद हम क्यों कहते हैं कि ये चीज़ भी दुरुस्त नहीं चल रही बहुत अरसे से, ये भी दुरुस्त नहीं चल रही? तो क्यों जब हमारे पास पावर होती है हम उसका इस्तेमाल करते हुए जो गलत चीज़ें हैं उनको दुरुस्त नहीं कर सकते? और जब टाइम गुजर जाता है और जब आपको वो सहूलियात मैसर नहीं होती तो उसके बाद जाकर आपको याद आता है। और जब किसी की एक्सटेंशन के लिए वोट दे रहे होते हैं तब क्यों नहीं सोचते? तब तो वोट दे देते हैं, तब हम लॉजिक्स का शिकार हो जाते हैं और फिर बाद में हम कहते हैं कि हमने गलत किया। चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो जेयूआई हो, चाहे वो पीपीपी हो, वक्त पड़ने के ऊपर सभी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। और आई थिंक वही लम्हा होता है जहाँ पे आपने ये स्टैंड लेना होता है। तहरीक इंसाफ की भी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि जब तक सेम पेज रहा, बाजवा डॉक्ट्राइन रहा, बाजवा साहब के साथ ताल्लुकात ठीक रहे, एवरीथिंग वाज गुड। द मोमेंट उनको लगा कि अब ये ताल्लुकात ठीक नहीं है, द मोमेंट उन्होंने वो नहीं किया जो उनसे डिमांड किया जा रहा था, तो उनको लगा कि नहीं, ये तो जमहूरियत की तजलील हो रही है या जमहूरियत नहीं पनप रही। सो देखना ये होगा कि सियासी रहनुमा अपने रवैयों पे कैसे तवज्जो दें। मौलाना साहब की बात ठीक है, लेकिन ये बात उनके लिए भी है। मिल बैठे, अवाम के मैंडेट को अहमियत दें और अवाम की मंशा के मुताबिक पार्लिमान फैसले करे, पार्लिमान ताकतवर हो, यही जमहूरियत का हुस्न है। इस पर ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्क की माशी सूरत हाल की। ये बताते हैं कि IMF के पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 1.1 अरब डॉलर की जो किस्त है वो मिल गई है और उसके साथ साथ IMF पाकिस्तान का एक और जो अग्रीमेंट है, अरेंजमेंट है, वो मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान आइंदा भी IMF के साथ मुआहदे का ख़्वाह है और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि रवा साल जून के बाद IMF के साथ 24वां प्रोग्राम जो है उस पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इस हवाले से हम आपको बताते भी रहेंगे। सऊदी अरब रियाद में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन में MD IMF क्रिस्टलिना जिवा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहली छमाही में पाकिस्तान को नुमाया मुश्किलात का सामना भी है और उन्होंने कहा कि चीन की जो कारकर्दगी है वो तवक्कुआत से बढ़कर अच्छी रही है। इस इजलास में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने गैर दस्तावेजी मईशत को सबसे बड़ा चैलेंज भी करार दे दिया और उन्होंने ये कहा कि 10 खरब रुपए का कैश ज़ेरे गर्दिश है और आधी मईशत गैर दस्तावेजी है। ये कितना अहम नुक्ता है, गैर अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जिसे कहा जाता है, यानी कि वो इकोनॉमी जो पैसा सर्कुलेट तो कर रहा है लेकिन उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि वो आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ पे रहा है और किधर इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी जाने जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें नुमाया तौर पर कमी आई है और इसी के नतीजे में जो हमारा रूपी है इट्स स्टेबल, मुस्तहकम है। मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत और स्टेट बैंक के पुख्ता अज़्म के नतीजे में मईशत में नुमाया बेहतरी आई है, ऐसा भी गवर्नर ने कहा है और माहौल से हटकर इस वक्त ये तज्जिया करने की ज़रूरत है कि हमारी मईशत कहाँ खड़ी है। वैसे IMF ये कह रहा है कि जो महंगाई है उसमें कमी हुई है और ये 20% तक आ सकती है, 20% तक जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आ सकती है, अफरात ज़र। इसी तरह जो शरह सूद एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद इसमें कोई 2% की फ्लक्चुएशन आ जाए, लेकिन इसको 22% रखने का ऐलान कर दिया गया है। एक मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर इस बात का ऐलान भी किया गया। सो अब देखना ये है कि जो करंट इंडिकेटर्स हैं ये लॉन्ग लास्टिंग किस हद तक हैं, हम इस पे मजीद कितना काम कर सकते हैं। हुकूमत जो कुछ डिटर्मिनेशन विद द हेल्प ऑफ एस्टैब्लिशमेंट दिखा रही है स्मगलिंग को कंट्रोल करने के लिए, दीगर फैक्टर्स को, ये कितना आगे चल के मईशत को हेल्प कर सकते हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अयूब मेहर साहब मौजूद है जो कि इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सुबह खैर। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से बात कर रहे हैं स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत जो बाकी किस्त है वो जारी कर दी गई है IMF की जानिब से, क्या लगता है इससे जो मार्केट है उसमें कुछ कॉन्फिडेंस जो है उसका वो बहाल हो पाएगा? क्योंकि सियासी इस्तेहकाम तो नहीं है इस वक्त हमारे मुल्क में, रोज़ एक दूसरे को ताने दिए जा रहे हैं, लेकिन बात वही है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मौशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। देखिए मतलब सियासी इस्तेहकाम के लिए इस वक्त जो कोशिशें हो रही हैं, बहुत अरसे से ये तो सुनते आ रहे हैं ना कि मिसाक के मईशत होना चाहिए और वो ऑलरेडी एक ऑर्डिनेंस की एक्ट की शक्ल में लेजिस्लेट भी हुआ था 2005। लेकिन इस वक्त जो स्टेबिलिटी के लिए जो काम किया जा रहा है उस पर मेरे ख्याल हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट का बहरहाल उसमें रोल है SIFC के जरिए भी। और आप देखें, आपने अभी खुद भी एक चीज की तरफ इंडिकेट किया कि इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए कोई पॉलिसी मेजर्स नहीं है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं वो अभी भी लिए जा रहे हैं, जिसमें यह है कि अनडॉक्यूमेंटेड जो इकोनॉमी है उसको किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लाया जाए। तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर का पार्ट है और उसमें मैं समझता हूँ फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री और इंटीरियर की मिनिस्ट्री जो है, ये तीनों मिनिस्ट्री ये मिलके एक काम कर रही हैं कि इकोनॉमी किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन की जाए। वो सेक्टर्स जो इकोनॉमी में नहीं आ रहे हैं, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है बावजूद इसके कि वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, उनको किस तरह इकोनॉमी में लिया जाए।
लेकिन अभी आपने जिस तरीके में अपने जिस चीज की तरफ इंडिकेट किया कि IMF की, देखिए IMF की हमें फाइनल ट्रांच 1.1 बिलियन मिल जाएगी, लेकिन हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो रियलाइज करनी पड़ेंगी, हम उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है IMF का जो परव्यू है, IMF का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये इंस्टीट्यूशन बना गोल्ड स्टैंडर्ड के बाद, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं, अगर किसी मेंबर कंट्री को डिफॉल्ट का खतरा हो कि उसके एलसीज को और नहीं किया जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो अपनी कंट्रीज को, मेंबर कंट्रीज को डिफॉल्ट से बचाने के लिए ये रेस्क्यू एक तरह का करता है। तो IMF के पास जाना इटसेल्फ कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं है। IMF के पास जाते इसलिए है कि डिफॉल्ट से बचा जाए, तो वो एक इकोनॉमी में अच्छा, डॉक्टर साहब ये जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, इसके मुताबिक जो हमारा ज़रूरी शोबा है, इसमें पहली छमाही में फर्स्ट 6 मंथ्स ग्रोथ है 6.8% ग्रोथ में इजाफा हुआ है, और दूसरी जानिब जो हमारी इंडस्ट्रियल साइड है उसमें 0.5% डिक्रीज देखा गया है। ये दो इंडिकेटर, एक थोड़ा हेल्दी इंडिकेटर है बीइंग एन एग्रो बेस्ड कंट्री, और दूसरा जारी बात है नेगेटिव इंडिकेटर है। लेकिन क्या उस इंडिकेटर की नेगेटिविटी को कवर कर रहा है हमारा बढ़ता हुआ ज़राअत के अंदर शरह नमू, या आपको लगता है कि नहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन एग्रीकल्चर और इक्वली इंपॉर्टेंट है? इसको कैसे देख रहे हैं आप? दोनों चीजें कवर नहीं कर पाएंगी, कंपनसेट भी नहीं कर पाएंगी। एग्रीकल्चर का जो टोटल इकोनॉमी, टोटल जीडीपी में शेयर है पाकिस्तान में, वो कोई 22% है। तो उस 22% में अगर 6% ग्रोथ हो भी जाती है तो 80% दूसरे शोबे हैं, और दूसरे शोबों सर्विसेज में हमारी सर्विसेज अराउंड 60% है। उसमें ग्रोथ गुज़िश्ता 2-3 सालों में आई थी, लेकिन इस मरतबा उसमें कोई इतनी खास उसमें भी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। ठीक है। इसलिए जब 22% जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें अगर 6% ग्रोथ है तो 80% में तो ग्रोथ नहीं है ना, तो वो एक है की वजह से एक पॉजिटिव चीज जरूर हुई है। IMF ने भी उसकी तरफ इशारा किया है और स्टेट बैंक ने भी किया है अपनी इस मॉनेटरी पॉलिसी में, इससे पहले वाली मॉनेटरी पॉलिसी में भी, कि पहले जो इन्फ्लेशन हो रहा था ना जो 33% तक पहुंच गया था, जो इस ईयर की बेस पे IMF जून के बाद 20% कह रहा है, लेकिन जो कैलेंडर ईयर है 2023 का या फिस्कल ईयर 2022-23 का, उसमें जो एग्रीगेट है वो इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि 25% रहेगा। जून के बाद वो 20 हो जाएगा। ये जो 20% हो जाएगा, इसमें अच्छी बात यह है कि वो जो 33% था उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर जो था वो फूड सेक्टर था। एग्रीकल्चर की ग्रोथ की वजह से ये हुआ कि अब मेजर कंट्रीब्यूटर फूड सेक्टर नहीं रहा, अब मेजर पोर्शन एनर्जी की तरफ चला गया है, क्योंकि एनर्जी प्राइस है वो बढ़ जाएंगी। उससे यह है कि फूड सेक्टर डायरेक्ट बटन लोअर क्लास पे पड़ रहा था वो कम से कम नहीं, वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये तो ठीक है, हम अगर बात कर रहे हैं, कहा भी यही जा रहा है कि मौशरी आशारिया बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, लेकिन जो एक आम आदमी है उसका सवाल यही है कि उस तक रिलीफ कब पहुंचेगा? देखिए उस तक रिलीफ तो मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल इस बजट हम मतलब रिलीफ मेजर से अगर मुराद ये है कि हम स्टेपन पेमेंट वाले प्रोग्राम करते रहे और रिलीफ इमीडिएट पहुंचाते रहे, वो हो रहे हैं। उस पर IMF ने मजीद एम्फसाइज भी किया है, वो आप बढ़ा दें, बेनजीर इनकम सपोर्ट का बढ़ा दें, दूसरे एहसास प्रोग्राम है उसमें आप रिलीफ दे दें। लेकिन अगर आप कह रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसी का जो एक ऑटो मैकेनिज्म होता है वो 2% या 3% या 4% GDP की ग्रोथ पर वो ऑटो नहीं चल सकता। वो हमारे यहाँ जब पहुंचेगा जब हम 6-7% ग्रोथ पर पहुंच जाएंगे, वो वरना हम स्टेपन पेमेंट पे रहेंगे। और इकोनॉमी के देखिए इशू है, 22% ग्रोथ रेट रहा। मुझे जो इसमें सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग फिगर नजर आता है, बजट आने वाला है। बजट से पहले मॉनेटरी पॉलिसी आई है, बजट से पहले IMF से हमने 1.1 बिलियन ट्रांस की लेने में कामयाब हुए, अचीवमेंट हुई है। जो दो इंडिकेटर जो पहले बजट्स पे नहीं होते थे, इस मरतबा दो जो चेंजेस नजर आ रही हैं, वो एक डोमेस्टिक डेट के फ्रंट पे है, एक एक्सटर्नल पर। एक्सटर्नल पर देखें 340 बिलियन हमारा टोटल डेट जो बन रहा है, उस पर अभी रिसेंट पास्ट में मूडी ने CA उसकी रेटिंग की है, जिसका मतलब ये है कि डेट की सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ गया है। कि हम उसको जब कहते थे ना कि हम उसको रोल ओवर करते थे, तो अकोमोडेट होते होते बढ़ता गया है। ठीक है, वो एक आ गया है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, बाद एनालिस्ट इवन कह रहे होते कि देखें डेट टू GDP रेशियो इंडिया की हमसे ज्यादा है, टर्की की ज्यादा है, अमेरिका की ज्यादा है। देखिए इमरान साहब, मसला ये है कि डेट टू GDP रेशियो जब हम कहते हैं उन कंट्री की ज्यादा है, इवन जापान की ज्यादा है हम कहते हैं, उन कंट्रीज यकीनन ज्यादा है। लेकिन एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखें जो बजट में भी प्रॉब्लम आने वाले बजट में भी करेगी, कि उन
कंट्रीज में जो डेट टू जीडीपी रेशियो जब कैलकुलेट होती है, नेशनल बेस पे होती है, वो डेट का मेजर पोर्शन जो है वो प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर ने देना होता है। ओके। उसमें कारपोरेट इंक्लूडेड होते हैं। और यहाँ पे वाइस वर्सा है। बिल्कुल वर्षा, यहाँ ऑलमोस्ट तमाम डेट गवर्नमेंट ने देना है, पूरा का पूरा। और गवर्नमेंट उस डेट को मैनेज करने के लिए ये हमें सब कुछ करना पड़ रहा है। हमें डोमेस्टिक बोरोविंग करनी पड़ रही है, और डोमेस्टिक बोरोविंग में सूरत हाल ये है कि लास्ट ईयर बैंक्स ने जो लोन दिया था वो पहले 6 महीने में, जो मार्च तक में, जुलाई से मार्च तक, वो कोई 133 बिलियन प्राइवेट सेक्टर को दिया था फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। जो कम होकर सिर्फ 33 बिलियन रह गया है। माय गुडनेस, यानी कि फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ से आएगी अगर इन्वेस्टर को लोन ही नहीं कमर्शियल बैंक्स देंगे और वो सारी लैंडिंग बोरोविंग गवर्नमेंट करती रहेगी ऑन हायर रेट्स, तो फिर वो पेमेंट दबती चली जाएगी। और जब वो प्रेशर रोल ओवर का पड़ेगा तो उसमें फिर क्या होगा कि कभी बिजली के जरिए, कभी पेट्रोल के जरिए मेरी जेब पे डाका मारा जाएगा, आम शहरी को लूटा जाएगा। दिस इज व्हाट आवर गवर्नमेंट्स हैव बीन डूइंग, नो डाउट इन इट। अच्छा, मुझे जरा जल्दी से ये जो 10,000 बिलियन की बात हो रही है, 10 ट्रिलियन में इसको कहूं, ये जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है जिसकी जानिब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी इशारा कर रहे हैं, ये एक ऐसा बुखार है, एक ऐसा वायरस है, या कहना चाहिए एक ऐसा कैंसर है जो मुसलसल हमारी मईशत को खा रहा है। और मुझे लगता है बहुत हद तक डूएबल भी है। नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमीज होती हैं, तमाम ममालिक में होती हैं, लेकिन इतना बड़ा वॉल्यूम हमारे मुल्क में ना, वी कैन नॉट अफोर्ड। तो अभी तक जो मेजर्स हमने लिए डॉक्टर साहब, वो काफ़ी हैं, या वी नीड सम मोर इमरजेंसी ऑन दैट, कि हम इस पर ज़्यादा सीरियसली और सोचें ताकि इसको बेहतर करें, इस शोबे को बेहतर करें। अनडॉक्यूमेंट का इशू जो बहुत ज्यादा सामने आया था 1993 से बात शुरू हुई थी, तो डॉक्यूमेंटेड बनाया जाए, और उसके लिए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर इंट्रोड्यूस किए जाते रहे। और मैं समझता हूँ उसको डॉक्यूमेंटेड बनाना आईटी के रेवोल्यूशन के बाद बहुत आसान हो गया है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। दूसरा वो नहीं है उसको डॉक्यूमेंट बनाना, वो तो एक दिन में हो सकता है। अब आईटी के रेवोल्यूशन के बाद बड़ा चैलेंज नहीं रहा। अभी कुछ स्टेप्स भी कराए गए हैं, जैसे अब रिटेलर जब होलसेलर के पास जाएगा तो वो रिटेलर जो है होलसेलर से परचेज करते वक्त अपने CNIC देगा। उससे क्या होगा कि उससे वो पूरा चेन जो है वो रिकॉर्ड पे आता जाएगा कि रिटेलर आप टैक्स की बात कर रहे हैं। अब IMF भी कह रहा है ना, आप GST ना बढ़ाए, गरीब के ऊपर टैक्स लगता है सूरत में, आप डायरेक्ट टैक्स बढ़ाए। वो इंडिकेट भी कर रहे हैं कि इन शोबों पे डायरेक्ट टैक्स हो सकता है। डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत बड़ी जो जरूरत है वो विल पावर का होना है। उसमें ये नहीं कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर जाएंगे, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे अनडॉक्यूमेंटेड को। अच्छा। विल पावर चाहिए, कलेक्ट कैसे कर पाएंगे, कलेक्शन की मसला है। उसमें कि वो अरे FBR के बहुत सारे लोग बताते रहे हैं, बड़े लोग बताते रहे हैं जो पॉलिसीज में इन्वॉल्व रहे हैं, टैक्स कलेक्शन में इन्वॉल्व रहे हैं, कि माफियाज हैं वो वहाँ जब कलेक्शन होती है वो हुकूमत गिराने की बात करते हैं। वहाँ एक पावर की चाहिए। और मैं वहीं एस्टेब्लिशमेंट की जो आपने अभी बात की, या दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, उन्हीं की तो जरूरत है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें आईटी रेवोल्यूशन के बाद डॉक्यूमेंटेशन करना कोई मतलब, ठीक है, कलेक्ट करना मत। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये आपसे अब आखिर में ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से अब हम जा रहे हैं आगे, 24वां जो प्रोग्राम है IMF के साथ करने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि बेसिकली हमें ये जो हमारा मर्ज है उसके तशख़ीस की ज़रूरत अब जो हो चुकी है, लेकिन हम उसकी बेहतरी के लिए IMF से छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे। इसमें सबसे ज़्यादा जो है मुश्किलात हैं वो आवाम के लिए इन दी एंड आती हैं। तो आपको नहीं लगता कि मुस्तकिल कुछ रिफॉर्म्स ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें इस तरह के प्रोग्राम्स की तरफ ना जाना पड़े और हमारी जान छूट जाए? हर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा, ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें। हर गवर्नमेंट ये कहती है ये आखिरी प्रोग्राम होगा, लेकिन हर गवर्नमेंट आने के बाद IMF को वेलकम कहती है, उसमें चाहती है कि जल्द से जल्द मिल जाए, मुबारकबाद दी जाती है। हालांकि वो तो डिफॉल्ट से बचने वाली सूरत हाल के लिए आप जाते हैं, लेकिन उसमें कोई कांग्रेचुलेशन नहीं बनती। हर गवर्नमेंट का ये होता है कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा, और इससे बेसिकली शॉर्ट टर्म रिलीफ पेन किलर प्रोग्राम होता है, पेन किलर इस प्रोग्राम इसको कहते हैं। इससे जाने के लिए बेसिकली जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करानी है, बारहा बहुत दफा ये चीज डिस्कस होती रही है, उसके लिए आपको सस्टेनेबल बेसिस पर SBI को प्रमोट करना होगा, एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना होगा। उन दो चीजों का जो काम है वो IMF का काम नहीं है, वो आपकी प्लानिंग कमीशन का, प्लानिंग अथॉरिटीज का, कैबिनेट डिवीजन का, ये जो इन कैबिनेट्स की पॉलिसी मेकिंग अदारे होते हैं, इनका काम है। लेकिन इसमें बेसिकली बहुत पेशेंस चाहिए होता है इस काम के लिए। इन पॉलिसीज का असर आपको 3 महीने में नहीं मिलता। तो कोई भी गवर्नमेंट होती है वो शॉर्ट टर्म देखती है कि उसको अपना वोट बैंक मुतासिर ना हो, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज अडॉप्ट करें और काम चला लें। उससे आर्टिफिशियली सही
रुपए की वैल्यू मजबूत रहे, इन्फ्लेशन ना होने पाए शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो इससे चलो टाइम हमारा खत्म हो गया। आई हैड अ क्वेश्चन, लेकिन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ा मुफस्सल तरीके से इन दिस शॉर्टर टाइम इस बात को ज़रा हमारे सामने क्लियर रखा। इंशाल्लाह किसी और इन डिटेल इस पर बात भी करेंगे, मजीद बात करेंगे। एक्चुअली पाकिस्तान के लिए फिल वक्त जो खबरें हैं वो कोई बहुत बुरी खबरें नहीं हैं, ये बात इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं तो बहुत बुरी खबरें भी नहीं हैं। इस वक्त थोड़ा सा मीशत स्टेबिलिटी की जानिब जा रही है। कुछ मजीद ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो कि इस लीकेज को बंद करें, जो कि पैसे की लीकेज है, डॉलर्स की लीकेज है, और इसके अलावा जो डायरेक्ट टैक्सेशन है, इस कल्चर को फ़रोग दें। इसमें बहुत बड़ा रिटेल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट सेक्टर है। ये अगर आए तो वक्त के साथ साथ बेहतरी आती चली जाएगी। स्टॉक मार्केट ऑलरेडी बेहतर इशारे दे रही है। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले बजट के अंदर तो शायद कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ ना मिले, लेकिन कमिंग गुड 2 years 1 year कुछ बेहतर खबरें आएंगी इंशाल्लाह। बेहतर खबरें ज़रूर आएंगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना। एक्सप्रेसो देखते हैं। बैक टू एक्सप्रेसो, और अब आपकी मुलाकात कराते हैं एक्सप्रेसो हीरो से। जनाब अशरफ इरफान हैं, जिन्होंने $9,000 का रोचेस्टर प्रो टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया है। 5 रोज़ा ये टूर्नामेंट जो था ह्यूस्टन स्क्वॉश क्लब में खेला गया, और इसमें इन्होंने फाइनल में मैक्सिको के प्लेयर को 3-1 से शिकस्त दी। रोचेस्टर प्रो स्क्वॉश टूर्नामेंट में दुनिया भर से जो स्क्वॉश प्लेयर्स थे उन्होंने हिस्सा लिया, जबकि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स थे उन्होंने फाइनल में 11-4, 12-10, 11-9 से जो टाइटल है अपने नाम किया। अशरफ इरफान ने $9,000 का जो रोचेस्टर प्रो टूर्नामेंट है उसका टाइटल जीता है। अशरफ इरफान पाकिस्तान से बाहर PSA टाइटल जीतने वाले दूसरे अब पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। मजीद गपशप करते हैं, अशरफ हमारे साथ ही मौजूद हैं। बिल्कुल, और ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर अशरफ समेत कोई भी पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करे तो हम उसी एक्सप्रेसो में अपना मेहमान न बनाए? ये नहीं हो सकता। न्यूयॉर्क से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो अशरफ, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग अवेक। आपने बहुत लेट नाइट आपको जगा के रखा है, लेकिन एक्सक्लूसिव भी आप हमारे साथ मौजूद हैं। सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। प्लेयर अशरफ, बहुत ज़बरदस्त आपके बारे में जान के हमें लगा। आप ये सेकंड प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर एक PSA टाइटल जीता है। अपनी फीलिंग्स बताइए सबसे पहले, बीइंग चैंपियन, हाउ डज इट फील, कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, इट्स एन ऑनर फॉर मी कि लाइक कि मैं सेकंड पाकिस्तानी ऐसा बना कि लाइक मैं अपने कंट्री के बाहर ऐसे अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सका। एंड ऑफ कोर्स इट्स लाइक माय फर्स्ट एवर टाइटल। वाओ, लाइक मेरा ये प्रो का पहला टाइटल है, सो आई एम वेरी हैप्पी। सही है। अशरफ, ये बताएं कि कब से खेल रहे हैं स्क्वॉश, और क्या शौक के तौर पर आपने खेलना शुरू किया, और प्रोफेशनल खेलेंगे ये कब डिसाइड किया? जी मुझे हो गए हैं, जब मैंने स्क्वॉश शुरू की थी खेलते हुए जब मैं 10 साल का था। अच्छा। तो मुझे अभी तकरीबन 9 साल पूरे होने वाले हैं। और लाइक आपने पूछा कि लाइक शौक के तौर पे, लाइक यू नो द क्रेज ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान, तो पहले मैं भी क्रिकेट में गया, क्रिकेट की फील्ड में गया। उसके बाद बस अब्बू के दोस्त के बेटा खेलता था, उसको देख के मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता शौक हुआ। तो बस फिर स्क्वाश की तरफ आए, अपनी ट्रेनिंग वगैरह उधर खेलने लगे, तो उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक डेवलप हुआ। एंड देन सो हाउ वाज इट टू प्ले विद द मैक्सिकन प्लेयर गोमेज डोमिंगोज? आई होप मैं उनका नाम सही ले रहा हूँ। कैसा मुकाबला था आपका, और आपकी क्या फीलिंग थी? टफ कंटेस्टेंट थे या आपको लग रहा था कि नहीं वन साइडेड है, इसको तो मैं हरा दूंगा? वेल आई वाज कॉन्फिडेंट इन द फाइनल, क्योंकि उसको मैंने पहले भी एक दफ़ा अपने साथ मैच में खेला था और मैंने उसको पहले भी हराया था 3-0 से। अच्छा। तो आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट, बट you know it was my first final, so I was a bit nervous. Of course, क्योंकि वो first finals की ऐसी feelings होती है, लेकिन he played really good. It was a tough battle, but I managed to win. So who was the first one, अशरफ, जिनको आपने ग्राउंड के अलावा, कोर्ट के अलावा जो वहाँ पे मौजूद थे, पहला कौन सा शख्स था जिसको आपने ये बताया कि I made it, मैंने ये कर लिया? सो एक्चुअली जहाँ पे रोचेस्टर में जहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा था, मैं वहाँ पे रुका हुआ था। इट वाज अ पाकिस्तानी फैमिली, उन्होंने मेरी बहुत उधर हेल्प की। अच्छा। उनके साथ मेरा स्टे था, सो ऑब्वियसली लाइक उनसे सबसे पहले मिला। एंड देन ऑफ कोर्स अभी जहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ ह्यूस्टन स्क्वॉश क्लब में, वहाँ के मेरे कोचेस जो हैं उन्होंने मुझे सबसे पहले कॉल की। एंड देन ऑफ कोर्स अब्बू का मुझे फोन आया, घर वालों से बात हुई।
like yeah, these were the first people अच्छा तो अशरफ, जिनसे मेरी बात है। यानी फैमिली सपोर्ट आपको शुरू से रही, जैसा कि आपने बताया कि अब्बू के दोस्त का बेटा स्क्वॉश खेलता था, तब से आपने भी खेलनी शुरू कर दी। तो जब आपने प्रोफेशनली खेलना शुरू कर दिया तो कैसे मैनेज कर लेते हैं स्टडीज और गेम को साथ साथ? जी ऑफ कोर्स, लाइक थोड़ा मुश्किल तो था। अभी मैंने थोड़ा सा गैप लिया हुआ स्टडीज़ में, लाइक लास्ट ईयर मैंने ख़त्म किया अपना कॉलेज, और अभी मेरा ज़्यादा फोकस है सिर्फ प्रो स्क्वाश पे। लेकिन ऑफ कोर्स लाइक आगे मेरा पूरा इरादा है कि मैं अपनी स्टडीज़ और या ऑफ कोर्स इट्स हार्ड कि लाइक आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है टाइमिंग्स, क्योंकि स्टडीज़ और स्क्वाश और प्रो स्क्वाश लाइक आपको पूरा टाइम देना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए। सो फिलहाल मैंने इसलिए अपना अभी स्टडीज से थोड़ा सा गैप लिया है प्रो स्क्वाश के लिए। चलो चलो, हमारी बेस्ट विश है। अच्छा ये बताइए कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ स्क्वाश प्लेयर? क्या ये भी बहुत ज्यादा नर्व्स का खेल है? मुझे लगता है इसमें फिटनेस ज्यादा इन्वॉल्व है, स्टेमिना ज्यादा इन्वॉल्व है, या आपको लगता है कि नहीं इसमें आपकी मेंटल हेल्थ का स्ट्रांग होना भी उतना इंपॉर्टेंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जो नए देखने वाले हमारे बच्चे हैं जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप हमें बताइए। जी आई थिंक आजकल लाइक जो स्क्वाश का लेवल चल रहा है, आई थिंक इट्स मोर मेंटल एंड फिजिकल। या यू आर राइट। आई थिंक अभी जो लाइक अब आप पुराने ज़माने के देख लें, जो हमारे लेजेंड्स हैं, वो दौर में भी लाइक वो लॉन्ग गेम्स होती थी। नाउ द गेम इज़ लाइक सो फास्ट, आपको इट्स मोर लाइक नाउ रिफ्लेक्स का भी आपको है, गेम बहुत चेंज हो गई है। सो आई थिंक इट्स मोर मेंटल एंड फिजिकल राइट नाउ। कब आप देखते हैं पाकिस्तान दोबारा वर्ल्ड ओपन जीतते हुए या स्क्वाश टाइटल? जितने एक वक्त तो था, हम अक्सर याद करते हैं जब भी हमारे साथ कोई स्क्वाश प्लेयर्स आते हैं, बट हम वेरी पॉजिटिव क्योंकि बड़े अच्छे यंग प्लेयर्स आ रहे हैं अब ऊपर। कब देखते हैं दोबारा से पाकिस्तान का ग्रीन फ्लैग इंटरनेशनली ऊपर जाते, वर्ल्ड टाइटल्स जीतते आप समेत हमारे प्लेयर्स को आप? जी इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले अपकमिंग ईयर्स में इंशाल्लाह मेरा अपना ये गोल है कि मैं जितना हो सके अपनी वर्ल्ड रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकूं और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, ब्रिटिश ओपन्स में, यूएस ओपन में अपना पार्टिसिपेट कर सकूं और आहिस्ता आहिस्ता उनको इंशाल्लाह उधर भी पाकिस्तान का झंडा जो है अपना ऊंचा कर सकूं इंशाल्लाह। तो अच्छा, वुड यू लाइक टू से समथिंग अपने जो आपके फैंस कह लें या जितने लोग आपके ऊपर आप प्राउड फील करें जिस तरह से हम कर रहे हैं कि आपने जो पीएसए टाइटल है वो जीता है, पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर आप रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइक मैं पिछले 1 साल से इधर ह्यूस्टन स्क्वाश क्लब में था, लाइक अपनी उधर मैं ट्रेनिंग कर रहा था। सबसे पहले तो मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लाइक माय कोच उधर जो है जाजिब खान एंड ऑल ऑफ द ह्यूस्टन स्क्वाश क्लब कम्युनिटी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लाइक आई वाज फुली ट्रेनिंग ओवर देयर, मेरा अपना उधर पर्सनल ट्रेनर भी था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका एंड स्पेशली ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स का जिन्होंने हमेशा मेरे पे बिलीव किया, मेरे फैमिली का जिन्होंने हमेशा मुझे पीछे से पुश किया, हमेशा मेरे साथ रहे। ठीक है इरफान, आखिर में बताइए व्हाट टू डू विद दोस $9,000 क्या करेंगे उनका? अभी आई थिंक अभी कुछ सोचा नहीं है। वो वाज द टफेस्ट क्वेश्चन राइट, है ना? Yeah, I think yeah, we are so proud of you. आप ऐसे ही टाइटल्स जीतते रहें और इससे बढ़ के और कुछ नहीं है कि आप पाकिस्तान के फ्लैग को ऊपर लेके गए इन सच अ यंग एज, माशाल्लाह, वे टू गो। आपने बहुत कुछ और करना है पाकिस्तान के लिए। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ, आपके पेरेंट्स, आपके कोचेस के साथ एंड एवरीबडी जिसने कोई भी रोल प्ले किया आपकी सक्सेस में उनके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। यू वर मीटिंग अशरफ इरफान, स्क्वाश चैंपियन, हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पर जाएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले हम आपकी मुलाकात करा देते हैं। किचन में हमारे साथ शेफ अहमद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप दोनों सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद कैसे आपको कैसे लग रहे हैं हम दोनों? ठीक लग रहे हैं? गुजारा हो रहा है? जी जी बिल्कुल। एक तो आपको भी अहमद हमें अभी ऑफ एयर 1000वीं एपिसोड की मुबारक दे रहे थे, तो वैसे यार का स्टार्ट भी हमने कहा नए नाजरीन को भी याद करा देना जरा, थोड़ा सा अपनी खुद तारीफी। नहीं, आपको भी बहुत मुबारक हो। आप दोनों को बहुत मुबारक हो और पूरी टीम को बहुत ज्यादा मुबारक हो कि इतनी मेहनत के साथ जो है यहाँ तक हम। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। टीम, हाँ, इस खुशी में क्या बना रहे हैं? इस खुशी को दुबाला करने के लिए आज हम बनाने जा रहे हैं नो बेक चीज केक और विद मलाई बोटी। फुल पार्टी होने वाली है आज। और वाह, तो बड़ी इजी रेसिपी है, 4 इंग्रेडिएंट्स लगेंगे चीज केक में और मलाई बोटी जो है, क्योंकि आगे आने वाली है ईद,
तो उससे पहले हम कर लें थोड़ी सी रिहर्सल, थोड़ी सी तैयारी कर लें। तो तैयारी में आज हम बना रहे हैं मलाई बोटी, ठीक है, नो बेक चीज। और क्विकली इंग्रेडिएंट्स बता दें इसमें क्या इस्तेमाल करें हम, फिर हम अभी फिल वक्त हमने जो है विपिंग क्रीम ली है नो बेक चीज के लिए, ठीक है। 250 ग्राम विपिंग क्रीम को हमने अच्छे तरीके से विप किया है, थोड़ा सा लेमन डाल के, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम चीज, ठीक है, और इसको ब्लेंड करेंगे। इसके बाद जो होगा वो फिर आप, अरे इसके बाद जो होगा वो बस बहुत ही जबरदस्त होगा। वी नो अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, और बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है। शो के बाद और भी अच्छा लगेगा व्हेन दिस मलाई बोटी एंड केक वुड बी रेडी। इस वक्त हमने आपको अपना सेगमेंट दिखाना है, निकले तेरी तलाश में, और आज यहाँ पे किसी किताब का जिक्र है। किस किताब का जिक्र है, क्या बात हो रही है, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में, और मुस्तनसर हुसैन तार साहब हमारे साथ बैठे हैं। एक्सप्रेसो का ऐसा हैं और हर हफ्ते एक सवाल इनसे किया जाता है। आज का सर सवाल ये है कि पेशावर का आपने दौरा किया, आप भी गए थे? जी मैं भी गया। पेशावर का जो है एक एक्सप्रेशन है वो आपकी किताबों में वैसी ही गंदारा तहजीब और बहुत शिद्दत से झलक। अच्छा, पेशावर पे अभी जो हालिया था इसमें आप लाहौर, क्योंकि बहुत तारीखी और वो सवाल से शहर है, सकाफती, और पेशावर भी, तो एक तो मैं चाहता हूँ कि कोई ममासलत है हम इसमें से निकाल सकते हैं, और दूसरा आप कुछ लिख रहे हैं पेशावर किताब अलहदा से। इसमें पाकिस्तान भर में इसमें कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है, शहर दो ही हैं, एक पेशावर है और एक लाहौर। सही। बाकी भी बड़े अच्छे हैं, मैं उसके नहीं, मैं जिस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। चुनाचे एट टाइम्स आप महसूस करते हैं कि शायद हिस्टोरिकली, कल्चरली मिजाज मुख्तलिफ होता है ना। शहर तो सारे कदीम एक जैसे होते हैं, दमिश्क की गलियाँ भी वैसे, जैसे लाहौर, कुरतुलैन हैदर ने कहा कि लखनऊ की गलियाँ जो है ये तो लाहौर की गलियाँ वगैरह वगैरह। तो कदीम शहर सारे ऐसे होते हैं, सिर्फ लोगों के मिजाज में फ़र्क होता है, और उनकी जो है वुसअत क़ल्बी उसमें फ़र्क होता है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने। पेशावर में वो वुसअत क़ल्बी मौजूद है जो कि लाहौर में कम है। अच्छा, दोनों तारीख के दहानों पे, यहाँ पे जितने फाते आए वो उसको बर्बाद करते हुए चले गए, पेशावर को नहीं किया। पेशावर जाहिर है कि एंट्रेंस थी, वहाँ पे लोग आबाद होने शुरू हुए। लाहौर में हुए आबाद, लेकिन यहाँ से उन्होंने आर्मामेंट ख़रीदा, बाकी जितना, क्योंकि बेस्ट सोर्स और बेस्ट तीर कमान लाहौर में बनते थे, चुनाचे वो लेके आगे बढ़ गया, और इस शहर से उनको उस तरह नहीं हुआ। दैट इज़ वाई पूरे शहर लाहौर में आप कह सकते हैं कि मुग़ल इरा की चंद एक चीज़ें, उससे पेशतर की कोई शहर नहीं। जबकि पेशावर जो है, वहाँ गोरगठड़ी जो है, उसकी जो मुख्तलिफ तहें बरामद हुई हैं, वो 2200 साल पहले की हिस्ट्री मौजूद, और उसमें सिथियन भी हैं, वाइट हुन्स भी हैं, वगैरह वगैरह। चुनाचे पेशावर टाइम्स मुझे लगता है कि भी सरपास कर जाता लाहौर को। मसलन लाहौर को मिला यूनेस्को की तरफ सिटी ऑफ लिटरेचर। आई फील के पेशावर को भी शायद सिटी ऑफ एक्टिंग उसका मिलना चाहिए, या सिटी ऑफ मतलब डाइवर्स कल्चर्स या समथिंग, उसको डेफिनेटली, क्योंकि आप जानते हैं कि पेशावर में इट्स अमेजिंग कि बर्रे सगीर के जो बड़े टॉप के लोग हैं जो राज करते हैं, अब भी कर रहे हैं, बता गया। अच्छा, उनमें से बेशतर लाहौर में भी थे, लेकिन वो नाम जो पेशावर के हिस्से में आए लाहौर के हिस्से में नहीं आए। और एक और मैं अर्ज़ कर दूँ, एक आम गलत फहमी कि दिलीप कुमार और राजपूत और ये सारे लोग जो थे, या शाहरुख खान, ये पठान नहीं है। शाहरुख खान कश्मीरी उनकी थी नस्ल, मीर कहलाते थे, उनका बांसों का कारोबार था वहाँ पे। और पृथ्वीराज कपूर समंदरी में पैदा हुए, और लायलपुर में भी वो करते रहे, थिएटर करते रहे, वहाँ से वहाँ शिफ्ट हुए। दिलीप कुमार के बारे में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ही वॉज ऑल्सो पंजाबी, क्योंकि उनकी ज़ुबान हिंद को थी। दिलीप को 9 ज़ुबानें आती थी, और जब उनसे पूछा गया कि सबसे मीठी ज़ुबान इनमें से कौन सी है, तो उन्होंने कहा हिंद को, जो मेरी मादरी ज़ुबान। चुनाचे ये पठान नहीं थे,
लेकिन पेशावर का ये कमाल है कि आप देखें कि जो भी वहाँ पे गया वहाँ जड़ें पकड़ गया, और न सिर्फ उसने जड़ें पकड़ी बल्कि जो पख्तून रिवायात हैं उनको भी अंदर समो लिया और उनको भी एडॉप्ट कर लिया। चुनाचे जितनी भी इनकी लिविंग थी बाद में भी, और आप देखें ना कि पठान जो है मैं कोई यहाँ पे तजिया नहीं करने आया है नेशनलिटीज़ का, तो मेरे वालिद साहब कहते थे कि दो कौमों में भिखारी नहीं होते, एक सिख में, सिख भिखारी आपको नहीं मिलेगा, और एक पठान में। जिनको आप कहते हैं ना कि ये पठान है, वो पठान नहीं होते। सबसे मुश्किल काम जो दुनिया के वो पठान करता है। और एक और बात, पूरे सब कॉन्टिनेंट में दे वर नोन कि चौकीदार हमेशा पठान हो। वाई? बिकॉज ऑफ देयर ऑनेस्टी। लेकिन ना ये एक बहुत बड़ी, ठीक है नेगेटिव भी चीज़ें लोग के ये इस तरह होता है फलां होता है, वो अपनी जगह पे होती हैं छोटी मोटी, लेकिन बेसिक जो खासियत है ना कि चौकीदार पठान ही होगा। आप ले आए किसी को चौकीदार रखना है, आप सिर्फ ये कह दें कि पठान है, एक्सेप्टेबल, ट्रस्ट है। हाँ, मुझे अब तक याद है कि वो बूट पॉलिश करते थे बच्चे 5-7 जाते, सुबह सवेरे मैं सैर के लिए जाता था ना, जा रहे थे एक रोज़, तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते, बड़े खूबसूरत जवान कि यार देखो ये रिज़्क़े हलाल के लिए इन्होंने, हालांकि इतने खूबसूरत बच्चे। तो मैंने खड़ा करके, तो मैंने उस ज़माने में 100 रुपया, मैंने कहा कि बेटे ये मेरी तरफ से नाश्ता कर लें, तो उन्होंने कहा नहीं। एंड आई इमीडिएटली रियलाइज्ड कि ये इस तरह नहीं एक्सेप्ट करे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो तुम मेरे बेटों की तरह, तो मैं उस हैसियत से, एक बुजुर्ग हैसियत से तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम्हें ना नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने दे दी। तो पठानों की ये जो खसलत है ना, ये बाहर से जो लोग आए हैं उन्होंने जड़ें इसीलिए पकड़ी कि वो जो थी एक ख़ास कल्चरल ट्रेट वो उनमें भी समा गई, एंड दे बिकम हाफ पठान्स, दे आर कॉल्ड, सारे खान कहलाते हैं और सारा कुछ, लेकिन दे डिड नॉट बिलोंग टू पेशावर। अच्छा, तो पेशावर का उसके अलावा मतलब एक्टर ले लें आप, जितने आपके हैं स्क्वाश के जो चैम्पियंस हैं वो पेशावर से आ रहे हैं। आर्किटेक्चर बहुत मजे, आर्किटेक्चर टोटली डिफरेंट है लाहौर से, और लाहौर में अब बहुत कम रह गई हैं उस किस्म की चीज़ें जिस किस्म की अभी तक पेशावर में महफूज है। और फिर आखिरी बात है कि वो कहते हैं ना कि तमाम जो है मोहब्बतें वो मैदे की राह से जाती हैं, तो नमक मंडी का गोश्त, तो मतलब है कि जाहिर है कि मैं पेशावर के बारे में जी वो मुझ में अब सख्त नहीं लिखने की, लेकिन आई फील कि मैं एक कर्ज है पेशावर का, इतनी बड़ी तहजीब है, और नॉर्थ के ऊपर भी लिखा, लाहौर के ऊपर भी 2 किताबें, तो मुझे कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। चुनाचे मैंने वो शुरू की हुई है किताब, यही बातें जो यहाँ मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ वही पेशावर के हवाले से वो किताब है, और मेरा ख्याल है कि उसका नाम मैं रखूँगा पेशावर किस्सा खानी, किस्सा है वहाँ का। ज़बरदस्त। हम इंतज़ार करेंगे तार साहब की किताब का पेशावर पर, और बहुत ही ज़बरदस्त किताब होगी यकीनन, और एक कर्ज़ है जो कि यकीनन पेशावर का तार साहब को उतारना चाहिए, और वो उतारेंगे। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब एक और अहम मौजू पे बात करते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हफ्ता बराए हिफाजती टीका जात मनाया जा रहा है, और हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। हर साल तकरीबन 50 लाख जिंदगियां इस अमल के ज़रिए बचाई जाती हैं। वक्त पर हिफाजती टीके न लगवाने से बच्चे किन किन बीमारियों का निशाना बन सकते हैं, ये कितने ज़रूरी हैं, और पाकिस्तान में वक्त के साथ साथ इसकी वल्नरेबिलिटी में कितना इजाफा हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हम उनसे इसी हवाले से ना बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद नईम राजपूत साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सही खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे पहले अगर हम हिफाजती टीकों की बात, तो जो पैदाइश के वक्त का एक हिफाजती टीका होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट है ये भी बताइएगा, और इसका जो वैक्सीनेशन है इसका तरीक़ाकार क्या होता है? देखिए पैदाइश के वक्त हिंद गवर्नमेंट ने स्पेशल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि जैसे बच्चा पैदा होगा तो उसको ओपीवी यानी पोलियो का और हेपेटाइटिस का डोज लगना है विदिन 48 आवर्स। उसके बाद उसको रेफर किया जाता है फैसिलिटी पे
विद इन 15 डेज वो BCG जो TB का टीका है वो आके लगवाए। ये तो फर्स्ट उसमें है। और ये प्रोग्राम जो है हिफाजती टीका जात का ये तकरीबन कोई 23 मंथ तक चलता रहता है, जिसमें 12 मौलिक बीमारियां हैं। इसमें आप तपेदिक है, TB है, निमोकोकल है, रोटा वायरस है, टाइफाइड है, इसके अलावा रूबेला है, मीजल्स है और ये गर्दन तोड़ बुखार है। और इस किस्म की जो बीमारियां हैं उनके बचाव के लिए तकरीबन ये 12 मुतअद्दी बीमारियां हैं। इसमें खुन्नाक भी है और हेपेटाइटिस का मैंने पहले बता दिया आपको। और इन बीमारियों से महफूज रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट तकरीबन सालाना कोई 5 बिलियन रुपीस इंटरनेशनली इनको प्रोक्योर करने में इन वैक्सीन को खर्च करती है, ताकि ये जो भी नए पैदा हो और जो बाकी जो इस दुनिया में आ चुके हैं उनकी भी जो हिफाजती टीका जात का पूरा स्केड्यूल है उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इन प्रोग्राम्स के बावजूद भी जो मोर्टेलिटी रेट है उसकी जो है कि वो इतना ज़्यादा है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा बच्चे मुख्तलिफ ऐसी बीमारियों से अर्ली एज के अंदर उसका शिकार भी होते हैं, इन्फेंट्स की डेथ्स भी होती हैं बहुत सारे बच्चों की, इसकी क्या वजह है? और दूसरा जो हिस्सा है वो मेरे सवाल का इस वैक्सीनेशन की क्वालिटी के हवाले से है कि हम किस क्वालिटी की वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। क्या ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या पाकिस्तान अपने तय इसको प्रोड्यूस कर रहा है? इसकी भी ज़रा हमें थोड़ा सा तफसीलात बताइए। जी, वैक्सीन जो है ये पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होती है, ये इंटरनेशनली प्रोक्योर होती है यूनिसेफ के थ्रू। यूनिसेफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जरिए इसको प्रोक्योर करता है और ये इसको जब प्रोक्योरमेंट होती है फ्रॉम जहाँ ये प्रोड्यूस होती है वहां से लेकर ये स्पेशली जो रेफ्रिजरेटेड केबिन्स होते हैं एरोप्लेन्स के, वहां से लेके फिर ये जब ग्राउंड पे आते हैं तो रेफ्रिजरेटेड ट्रक होते हैं, रेफ्रिजरेटेड वैन्स होती हैं। फिर जब हमारे पास पहुंचती है तो हमारे पास भी रेफ्रिजरेटेड ट्रक है एयरपोर्ट से हमारे कोल्ड रूम तक, वहां से फिर आगे जो हम डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाते हैं वहां भी हमारे पास रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स हैं जो हमारे वैक्सीन फील्ड में जाते हैं, तो उनके पास भी स्पेशल कैरियर्स होते हैं जिनमें इनका जो टेम्परेचर है 2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड का उसको इंश्योर किया जाता है। और वैक्सीन की जो कोल्ड चेन है और उसकी जो एफिकेसी है इसको किसी भी सतह पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया जाता, क्योंकि हमारे जो ILR जिसको हम बोलते हैं जो रेफ्रिजरेटर जिनमें ये रखी जाती है वैक्सीन, उसमें बाकायदा टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस लगी होती है। और न सिर्फ वहाँ पे मॉनिटर होता है बल्कि हम सेंट्रली भी उसको मॉनिटर करते हैं। अगर कोई उसमें उस डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसमें हमें अलार्म आ जाएगा, हम उसको देख लेंगे। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं उनके लिए कोई स्पेशल इम्यूनाइजेशन होती है या फिर नॉर्मल रूटीन की वैक्सीनेशंस होती हैं? देखिए, जो इम्यूनाइजेशन तो सेम होती है, लेकिन ये देखना होता है कि वो प्रीमेच्योर बच्चे जो है वो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार है। अगर तो उनको वो ग़िज़ाइयत की कमी जो है उसको करेक्ट किया जाता है। फिर अगर उनको कोई इन्फेक्शन है या कोई फीवर वगैरह का सिलसिला है तो पहले उसका फीवर सबसाइड हो जाए, देन उसको वैक्सीन किया जाता है। ठीक है। वालिदैन के लिए क्या इसमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं बच्चा पैदा होने के बाद, ख़ास तौर पे जो उसका स्केड्यूल है या टाइम लाइन है उसको लेकर? देखिए, वालिदैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब उनका बच्चा पैदा हो तो उसका जो बर्थ डोज है उसको वो इनिशिएट कराएं। वहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स, वहाँ जिस हेल्थ केयर सेटिंग में हो, प्राइवेट में हो, पब्लिक में हो, वो वहाँ उन हेल्थ वर्कर को जोर देंगे हमारे बच्चे को आप वैक्सीन करें, नंबर 1। नंबर 2, जो ये वैक्सीन हेजिटेंसी है, लोगों के जहनों में कुछ चीजें हैं वैक्सीन के हवाले से, उसको इन्हें रिमूव करना चाहिए। क्योंकि हम देखें जो पेरेंट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, वो आप देखें कैसे अपने बच्चों को लेके आते हैं, कितने वो ज्यादा इस मामले में कंसर्न होते हैं कि उनके बच्चे का स्केड्यूल पूरा हो, बल्कि वो प्राइवेट हेल्थ केयर सेटिंग में जाते हैं जहाँ उन्हें कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं। जबकि गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेंटर्स पे भी वैक्सीन हमारी होती है और गवर्नमेंट सेंटर पे भी हमारी वैक्सीन होती है। वो थोड़ा ट्रस्ट डेफिसिट का डॉक्टर साहब इशू है ना, लोग जरा जो सरकारी महकमे या सरकारी इदारे हैं उन पे ट्रस्ट नहीं करते कि कहीं क्वालिटी सफ़र ना हुई हो, कहीं इसके टेम्परेचर का ख्याल ना रखा गया हो। ये ट्रस्ट डेफिसिट तो बहरहाल है आवाम के अंदर। जी बिल्कुल, इस ट्रस्ट डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए हमारी एफर्ट्स हैं कि हम कम्युनिटी एंगेजमेंट कर रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ हम इसको इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारा वैक्सीनेशन सेंटर है, हमारा जो सेंटर गवर्नमेंट का, वो भी प्राइवेट के एतबार लगे, ताकि उनको तो मदर एंड चाइल्ड हो, वहाँ बंच ऑफ टॉयज हो, वहाँ पे जो हेल्थ हाइजीन कंडीशंस है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये सारी चीजें हम भी इंश्योर कर रहे हैं, और ताकि जो बच्चे आप देखें नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स उनको लेके आए तो एटलीस्ट हम उनको ऐसा एनवायरनमेंट तो देना कि वो फील करेंगे हाँ। और कोई इसमें कोई बहुत कोई लाखों करोड़ों खर्च नहीं होते इस पे, एक सेंटर को हेल्थ
टेक्निकली इम्प्रूव करने में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि वैक्सीनेशन वही होती है जो प्राइवेट भी जारी होती है और जो गवर्नमेंट की सेंटर्स हैं वहाँ पर फ्री में अवेलेबल होती है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसमें गवर्नमेंट की जो वैक्सीनेशन है उसका कोर्स ख़त्म हो जाता है, एक एज लिमिट है जहाँ तक जो वैक्सीन है वो लगाई जाती है। अगर प्राइवेट में हम देखें तो ये जो टाइम फ्रेम है ये लंबा हो जाता है, 5 साल तक जो है ये टीके जो है वो लगाए जाते हैं। ये बताएंगे क्या वो बूस्टर डोजेज होती हैं जो प्राइवेट सेंटर्स पर लगाई जाती हैं? नहीं, उसमें और वैक्सीन भी लोग शामिल करते हैं ना। सपोज हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन आई हुई है वो लगा लेते हैं, इसी तरह से एच इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है वो लगवा लेते हैं, तो वो ठीक है जो लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। बट बेसिक जो ये 12 बीमारियां हैं, 12 मुतअद्दी बीमारियां हैं, इनका अगर कोई स्केड्यूल पूरा करा लेगा तो मैं समझता हूँ बहुत काफी है। और कम्युनिटी अगर इस चीज को जो हेजिटेंसी है और एक्सेप्टेंस बढ़ जाए वैक्सीन की, और ये हमारी जो टीम्स है आउटरीच सेटअप करती हैं, हमारी मोबाइल जाती हैं इनके पीछे कि जी ये वैक्सीन करा ले, तो अभी तो हमारी ये टॉप अप अप्रोच है। ठीक, कम्युनिटी में अवेयरनेस आ जाएगी, कम्युनिटी खुद सेंटर्स पे आए, खुद डिमांड करे कि, और डिमांड जनरेशन इस हद तक हो जाए कि आप देखें कि वैक्सीन की जो अपटेक है वो बढ़ जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी सरहासिल गुफ्तगू की और इसके साथ साथ उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अवेयरनेस भी आई होगी। 50 लाख बच्चों की जानें बचाई जाती हैं। पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो जो वैक्सीन कैजुअल है वो जाके ज़रूर लगवाएं। अगर आप सरकार से लगवाना चाहें तो सरकार की नुमाइंदगी डॉक्टर साहब कर रहे थे, उन्होंने बताया प्रोसीजर क्या है, और प्राइवेट सेंटर्स भी ऑब्वियसली अवेलेबल है। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एक और एक्सप्रेसो हीरो हैं जिनसे आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं। एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन और वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के टाइटल की फाइट में पाकिस्तानी जो बॉक्सर हैं शहीर आफरीदी, इन्होंने थाई बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया और जो टाइटल है उसका कामयाब दिफा कर लिया। शहीर आफरीदी ने तीसरे राउंड में थाई बॉक्सर को नॉकआउट किया, जबकि शहीर आफरीदी WBA के टाइटल फाइट फिर से लड़ने वाले हैं। WBA की टाइटल फाइट में शाहिर आफरीदी का जो मुकाबला है वो भारतीय बॉक्सर से होगा। भारतीय बॉक्सर से मुकाबला जून में मुतवक्के है और जो भारतीय बॉक्सर हैं कुलबीर ढागा पहले शाहिर आफरीदी को एक बार हरा चुके हैं। और ये भी एक बात है कि शाहिर आफरीदी मिडिल वेट कैटेगरी में दोनों टाइटल्स के चैंपियन भी हैं। सो इट्स शाहिर वर्सेस कुलबीर, गोना बी इंटरेस्टिंग। एंड शाहिर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। शाहिर, वेलकम टू एक्सप्रेसो, क्या हाल है? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए विद ऑल योर टाइटल्स, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो ये सबसे पहले मौजूदा मुकाबले के बारे में बताइए जो आपकी करंट फाइट हुई है, इसको जीत के पतोंग पोंग को नॉकआउट किया आपने, कैसा लगा आपको? जी बिल्कुल, मेरी भरपूर तैयारी थी और जब से मैं फ़ाइट हार रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं उस फाइट के डिसीजन पे तो मुतमईन नहीं था, पॉइंट्स पे जिस तरीके से मेरे साथ उन्होंने किया है, लेकिन मैंने भरपूर तैयारी की थी। और आपको पता है कि जंग में हारने के बाद जो पलट कर आता है वो फिर ज़्यादा ज़ोर से आता है। और मैंने भरपूर तैयारी की थी और अब मैं इंशाल्लाह इंडियन को भी इसी तरह नॉकआउट करूँगा, पॉइंट्स पे बात नहीं जाएगी उधर भी इंशाल्लाह। अच्छा शाही, ये जो सिंध पुलिस में जॉब से लेकर आगे आपका ये टाइटल के दफा तक का सफ़र है, इस पर भी ज़रा रोशनी डालें। जी देखें, बिल्कुल बॉक्सिंग तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, लेकिन सिंध पुलिस में ऑब्वियसली फाइनेंशियली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होती है। तो सिंध पुलिस में मैंने एज अ कांस्टेबल ज्वाइन किया और शुरू में तो जिस जगह भी आप जाते हैं वहाँ पे आपको जगह बनानी पड़ती है, लेकिन मेरे ऑफिसर्स का मैं थैंक यू कहूँगा, ख़ासकर मेरे रैपिड रिस्पांस फोर्स के जो ऑफिसर्स हैं, अली रज़ा साहब, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। SSP साहब हैं वो, और उन्होंने मेरे पहली फ़ाइट से लेकर अभी तक हमेशा सपोर्ट किया। जगह जगह कंपनीज जाकर रिक्वेस्ट की कि यार ये हमारा बच्चा है, इसको सपोर्ट करें, स्पॉन्सर करें, क्योंकि आपको पता है पुलिस का इतना बजट होता नहीं है जिसमें ये फ़ाइट्स वगैरह की फ़ीस और अकोमोडेशन सब देखा जाए। तो फिर उसके बाद ग़ुलाम नबी मेमन साहब IG साहब, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। अच्छा, नाइस। तो यही है। और इसके अलावा मैं शाहिद आफरीदी साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, जो हमारे क्रिकेटर हैं, साहब क्रिकेटर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। एक क्रिकेट की तरफ से सपोर्ट मिल रही है तो ये भी एक खुशाइंद बात है दूसरे खेलों के लिए। यू वेयरिंग हिज ब्रांड एज वेल, होप नॉट आउट। चलें, अच्छा एक तो आपकी गेम के हवाले से बात करते हैं। मैं ज़रा जल्दी से ना कुलबीर ढागा पे आना चाहता हूँ, जो हमारे देखने वाले हैं वो भी बड़े बेताब होंगे। एक तो ये कि आपने कहा कि पहले पॉइंट्स का कोई इशू बना जिसकी वजह से आप ये फाइट नहीं जीत पाए, एक्चुअली क्या इशू था और अब आपकी क्या तैयारी है इस फाइट को लेकर? वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। जी देखें,
इशू ये था कि मैं सेटिस्फाइड नहीं था पॉइंट्स और जजेस के फैसले पर। आपको पता है बैंकॉक में वो फाइट हुई थी और वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी का जो जोर था, जिस तरीके की वहाँ की सपोर्ट थी उनको, तो जितने रेफरी जजेस थे वो तकरीबन उसमें 2 इंडियन थे और 1 थाई था, तो उन्होंने अपने बॉक्सर को सपोर्ट किया। 96 पॉइंट्स उसको दिए 10 राउंड की फाइट के बाद, 95 मुझे दिए। अच्छा। बट एक्चुअल में जब वो वीडियो जिस तरीके से हमने रिवील किया, उसको सबको देखा, तो मैं 7 राउंड जीता था, 3 राउंड वो जीता था, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था और मैंने रीमैच का चैलेंज किया और वो बेल्ट हमने वापस की उससे, और वो बेल्ट अभी इस वक्त बैंकॉक में ही है। ठीक है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम फिलीपींस में जून में उससे फाइट करेंगे और इंशाल्लाह जब भी न्यूट्रल वेन्यू पे होगी, वी बिलीव इन यू, आप नहीं छोड़ेंगे उसको। और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ। इससे पहले कि हम साइन आउट करें सेगमेंट से, वी वांटेड कि हम ज़्यादा बात करें, लेकिन वक्त अनफॉर्चुनेटली कम है। मैं चाहता हूँ आपने जो शील्ड्स अपने सामने रखी हैं शाहिर, ज़रा हमारे देखने वालों को दिखाइए और साथ बताइए भी कि शील्ड कैसे कैसे आपने विन की। जी देखें, ये वाला जो टाइटल है ये मैंने 2022 में जीता था। ABF एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन टाइटल है अगेंस्ट इंडिया। 90 सेकंड्स में मैंने नॉकआउट किया था और आप लोगों ने मुझे इनवाइट भी किया था। आई होप यू रिमेंबर। और ये वाली जो टाइटल है ये WBC सिल्वर टाइटल है। और ये मैंने मार्च 2000 WBC वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल सिल्वर टाइटल 2023 में। शहीर, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आई विश हमारे पास ज्यादा वक्त होता, बट दिस इज माय प्रॉमिस, द मोमेंट यू विल डिफीट कुलबीर, आप दोबारा हमारे शो पे होंगे इंशाल्लाह, आपसे डिटेल में गप लगेगी। थैंक यू वेरी मच। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आपके डिपार्टमेंट के साथ हैं। पाकिस्तान का नाम रोशन कीजिए। टाइम कम है, इसी मौके पर प्रोग्राम खत्म करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, प्रोग्राम खत्म करने का वक्त आ गया है। नाज़रीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।